हेलो स्टूडेंट्स, O2S अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए डी रॉ सीरीज़ को यहाँ पर शुरू किया हुआ है, डेली रिवीजन एंड वर्क, जिसके अंदर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के द्वारा और करंट अफेयर्स को हमने कवर कर लिया है। तो यहाँ पर हम जुलाई और अगस्त 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करना हमने शुरू किया था, जिसके अंदर ऑलरेडी 3-4 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम जो कवर करने वाले हैं, जुलाई और अगस्त के मंथ में जितने भी स्पेस से रिलेटेड मिशंस थे और जो भी स्पेस रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में थी, उन सब चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2S अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले HES एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए हमने फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च किया है। आप जाकर एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको हमारी ऐप के ऊपर स्पीड रिवीजन जो कोर्सेज हैं वो भी मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसरो के पोयम मिशन के बारे में। अब पोयम है क्या यहाँ पर? तो इसरो ने एक मिशन को लॉन्च किया है जो कि PSLV द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मिशन को इन्होंने पोयम मिशन इसलिए रखा है क्योंकि जो PSLV है वो एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसके अंदर यहाँ पे 4 जो फ्यूल स्टेजेस हैं उसको यूज़ किया जाता है, जिसमें से जो 3 स्टेजेस हैं वो अर्थ के ऊपर ही यूज़ होने के बाद अर्थ के ओशन वगैरह के ऊपर गिर जाती हैं। लेकिन इसमें से जो 4th स्टेज है उसमें से जो फ्यूल है वो यूज़ होने के बाद वो स्पेस के अंदर एज अ जंक के फॉर्म में बन जाती है। तो यहाँ पे स्पेस जंक में या फिर स्पेस डेब्रिस के अंदर ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट ना करें, तो इसरो ने PSLV के 4th स्टेज के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस को किया है, जिसमें 4th स्टेज के ऊपर अलग अलग सेंसर्स वगैरह को लगाया गया, अलग अलग जो सोलर पैनल्स हैं उन सब चीज़ों को लगाया गया, लिथियम आयन बैटरीज वगैरह को लगाया गया, ताकि ये जो लास्ट स्टेज है वो एक तरह से एक्सपेरिमेंटेशन मॉड्यूल की तरह यूज़ हो जाए। तो इस वजह से इसका जो नाम है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल और पोयम मिशन रखा गया है। अब क्योंकि ये जो लॉन्च व्हीकल है PSLV, इसके द्वारा कुछ सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर जो 3 सैटेलाइट्स हैं वो यहाँ पे सिंगापुर की लॉन्च करी गई है। जिसमें से जो सबसे पहली सैटेलाइट है दैट इज़ सिंगापुर की एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि अर्थ से रिलेटेड अलग अलग कलर्ड पिक्चर्स को प्रोवाइड करने वाली है। जो सेकेंड यहाँ पे सिंगापुर की सैटेलाइट है दैट इज़ अ न्यूसार सैटेलाइट। न्यूसार सैटेलाइट जो है वो सिंथेटिक एपर्चर रेडार को यहाँ पर यूज़ करेगी, ताकि ये अर्थ के ऊपर जो अलग अलग ऑब्जेक्ट लोकेटेड हैं उनकी 3D पिक्चर्स बनाने के लिए ये जो सैटेलाइट है वो हेल्प करने वाली है। अगर मैं यहाँ पर तीसरी सैटेलाइट के बारे में बात करूँ, जो कि सिंगापुर की तीसरी सैटेलाइट को PSLV के द्वारा पोयम मिशन के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, दैट इज़ स्कूब 1 सैटेलाइट, जो कि अल्टीमेटली सन और अर्थ के बीच में जो रिलेशन है उसको स्टडी करने में यूज़फुल रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ से यहाँ पे सन से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो आती हैं, कुछ इंफ्रा रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए इस स्कूब 1 सैटेलाइट को सिंगापुर ने बनाया था, जो कि लॉन्च करी गई है इसरो के PSLV द्वारा। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने ये सारी की सारी चीज़ें एक ही इमेज के अंदर यहाँ पर डाली हैं, जैसे कि जो PSLV है उसकी यहाँ पर 4 स्टेजेस आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से जो 3 स्टेजेस होती हैं वो सारी की सारी जो फ्यूल है वो अर्थ के ऊपर ही स्पेंड हो जाता है, और अल्टीमेटली जो इसमें लास्ट स्टेज होती है जो कि स्पेस के अंदर स्पेंड होता है ये फ्यूल, और अल्टीमेटली तो इसकी जो स्पेंड आउट डेब्रीज है वो एक तरह से स्पेस डेब्रीज के अंदर कंट्रीब्यूट करती है या फिर स्पेस जंक के अंदर काउंट होती है। तो इस चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे PSLV का जो लास्ट स्टेज है उसके अंदर अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे इक्विप किया गया है, अलग अलग पे लोड्स को यहाँ पर लगाया गया है। तो इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इवन ये भी पता होना चाहिए कि ये जो PSLV द्वारा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सतीश धवन स्पेस सेंटर द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि नासा ने अपने एक पर्टिकुलर टेलीस्कोप द्वारा यहाँ पे अलग अलग इमेजेस को रिलीज़ किया है। अगर मैं इस टेलीस्कोप के बारे में बात करूँ, दैट इज़ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये जो टेलीस्कोप है कुछ स्पेस एजेंसीज़ ने मिलकर बनाया है, अलग अलग कंट्रीज़ की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अमेरिका की नासा होगी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी होगी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी होगी। इन्होंने मिलकर इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 के अंदर लॉन्च किया गया था, जो कि इस टाइम पे लैग्रेंजे पॉइंट 2 पर लोकेटेड है।
अब लैग्रेंजे पॉइंट 2 होता क्या है? अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो सन है वो भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक तरह से आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, अर्थ भी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की या फिर इन दोनों मासेस की अपनी अलग अलग ग्रेविटी होती है, लेकिन जो लैग्रेंजे पॉइंट होते हैं वहाँ पर जो इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो नेट आपको ज़ीरो देखने को मिलेगी। ना तो उसके ऊपर नेट सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगेगी, ना ही अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगेगी। नेट यहाँ पर ज़ीरो फोर्स होती है या फिर ज़ीरो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो इन पॉइंट्स पर जो भी आपके टेलीस्कोप वगैरह लोकेटेड होते हैं तो वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करते हैं, उसी पॉइंट पर लोकेटेड रहते हैं। तो इस टाइम पे जो आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो लैग्रेंजे पॉइंट 2 पर लोकेटेड है, जो कि यहाँ से अलग अलग चीज़ों को, स्पेस की चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट इसरो के मिशन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि इसरो का जो गगनयान मिशन है उसको लॉन्च करने से पहले यहाँ पे एबॉट मिशंस को लॉन्च किया जा रहा है। तो एबॉट मिशन बेसिकली है क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि इसरो का जो गगनयान मिशन है उसके अंदर कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा और दोबारा से वो अर्थ में एंटर करवाया जाएगा। तो उस मिशन को कंडक्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ टेस्ट मिशंस करे जा रहे हैं जिनको एबॉट मिशंस के नाम से जाना जा रहा है। तो अगर मैं गगनयान का शेड्यूल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 3 फ्लाइट्स जाएंगे, जिसमें से जो पहली 2 फ्लाइट्स हैं वो अनमैन्ड फ्लाइट्स होंगी। अनमैन्ड फ्लाइट्स का सिंपल सा मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी जो ह्यूमन है वो नहीं जाएगा, कोई भी जो एस्ट्रोनॉट है वो नहीं जाएगा। इसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसरो ने यहाँ पर जो व्योम मित्र है उनको भी बनाया था ताकि यहाँ पे एक रोबोट जो है उसको पहले भेजा जाए और वहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस को एक तरह से देखा जाए कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। और क्योंकि अल्टीमेटली जो थर्ड मिशन है उसके अंदर यहाँ पे ह्यूमंस को भेजा जाएगा तो उनको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना दिखनी पड़े। तो इस वजह से जो पहले 2 मिशन है वो अनमैन्ड फ्लाइट होगी और जो लास्ट मिशन है आपका उसके अंदर ह्यूमंस को भेजा जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं गगनयान मिशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करूँ तो ये आपका ऑर्बिटल मॉड्यूल है जिसके अंदर एक आपका क्रू मॉड्यूल होता है और एक आपका सर्विस मॉड्यूल होता है। क्रू मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे एक ऐसी प्लेस है जिसके अंदर बेसिकली जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो यहाँ पर बैठने वाले हैं और गगनयान मिशन के अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, जिसमें से जो एक एस्ट्रोनॉट है वो यहाँ पर वुमेन होंगी। इसके अलावा जो सर्विस मॉड्यूल होता है इसके अंदर और अलग अलग चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है। कुछ और चीज़ें जो आपको गगनयान मिशन के बारे में पता होनी चाहिए कि ये जो क्रू मॉड्यूल है, बेसिकली ये जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है वो लो अर्थ ऑर्बिट में 6-7 दिनों के बाद घूमने के बाद ये वापस आ जाएगा, तो दोबारा से अर्थ के अंदर री एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसरो ने सबसे पहली बार सैटेलाइट्स को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया है। अब अगर मैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करूं तो ये एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। दैट मीन्स इसके अंदर 3 ऐसी स्टेजेस होती हैं जिसके अंदर सॉलिड फ्यूल होता है जो एज अ प्रोपेलेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ताकि जो सैटेलाइट्स हैं उनको बेसिकली किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में लॉन्च करवाने के लिए उस जगह तक वो पहुंच सकें। लेकिन यहाँ पे इसकी एक और टर्मिनल स्टेज होती है जिसको हम वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल के नाम से जानते हैं, जो कि एक लिक्विड प्रोपल्शन बेस्ड सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जब इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया तो ये एक तरह से एस्टिमेट किया गया था कि जो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है वो बेसिकली 20 सेकंड तक यहाँ पर बर्न करेगा, लेकिन ये 0.1 सेकंड्स के अंदर ही बर्न करके जो सैटेलाइट्स को इसने किसी एक पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिटल में पहुँचाना था वहाँ तक ये नहीं पहुँचा पाया है। दैट मीन्स ये जो मिशन है एक तरह से अनसक्सेसफुल हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की एक तरह से एडवांटेजेस के बारे में बात करूँ तो आने वाले टाइम में बहुत सारी जो सैटेलाइट्स हैं इसके द्वारा लॉन्च हो सकती हैं, जो कि एक तरह से इसरो को भी और ओवरऑल जो ग्लोबली बहुत सारी यहाँ पे स्पेस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में सस्ती पड़ती हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि एलन मस्क का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर छोटी छोटी अलग अलग सैटेलाइट्स को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, तो उन सैटेलाइट्स को इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। इसका अगर मैं टर्न अराउंड टाइम के बारे में बात करूँ, टर्न अराउंड टाइम का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक जो लॉन्च व्हीकल है कितनी देर में बनकर तैयार हो जाता है और अल्टीमेटली उससे कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है। तो जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसका टर्न अराउंड टाइम जो है वो 72 आवर्स होता है, जो कि अब तक की लॉन्च व्हीकल में सबसे कम है।
दूसरी तरफ अगर मैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करूं तो उसका जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो 2 महीने का होता है। दैट मीन्स एक बार अगर जो सैटेलाइट्स है PSLV द्वारा लॉन्च होगी तो अगली जो सैटेलाइट्स PSLV द्वारा लॉन्च करी जानी है वो 2 महीने बाद उनका नंबर आएगा। इन द सेम वे अगर मैं GSLV के बारे में बात करूं तो GSLV का जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो 4 से 6 महीने तक जाता है। तो बेसिकली ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है SSLV, इसलिए यहाँ पे इसरो ट्राई कर रहा है कि हमारा जो SSLV है वो एक तरह से सक्सेसफुल हो जाए। अब यहाँ पे जो 2 सैटेलाइट जिनको SSLV द्वारा लॉन्च किया गया था इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 2 एंड आज़ादी सैट। तो ये जो दोनों सैटेलाइट हैं अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अभी तक नहीं पहुंच पाई है क्योंकि ये बेसिकली जो मिशन है वो अनसक्सेसफुल हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि इंडिया अपनी सबसे पहली स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी बनाने की यहाँ पर बात कर रहा है, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में बनाई जाएगी। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी का यहाँ पर कुछ काम होता है कि स्पेस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं कि जो अलग अलग सैटेलाइट्स हैं उनकी लोकेशन यहाँ पे देखने के लिए, या फिर अगर कोई भी एस्टेरॉइड्स या जो मीटियोर्स हैं वो अगर अर्थ की तरफ आ रहे हैं तो उनको भी ऑब्जर्व करने के लिए इस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी का यूज़ किया जा सकता है। या फिर स्पेस के अंदर वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अभी तक इंडिया के पास ऐसी कोई भी ऑब्जर्वेटरी नहीं थी, ये इंडिया की सबसे पहली ऑब्जर्वेटरी होगी स्पेस के अंदर अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। इसके अलावा इंडिया ने और भी बहुत सारे ऐसे मिशंस को यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है, जैसे कि मैं प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में बात करूँ जो कि स्पेस के अंदर जो स्पेस डेब्रीज है उसके ऊपर आई रखने के लिए, जिसको अभी प्लान किया जा रहा है कि इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं और कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँ कि स्पेस के अंदर अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए अभी तक हमारे पास क्या सिस्टम था, तो यहाँ पर हमारे पास रेडार सिस्टम था जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड था, जहाँ पे हम स्पेस के अंदर अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे। लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, तो इस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसकी एज सच जो रेंज है वो हमारी पिछले वाला जो रेडार सिस्टम है उससे तो ज़्यादा ही है। आपको इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आपका स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी है ये एक पर्टिकुलर स्टार्टअप द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है दिगांतरा। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक स्पेस रिलेटेड जो न्यूज़ है उसके बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।